अभी तक की जो डिस्कशन करी हमने कोरिलेशन में, उसमें हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन that is based on the direction of change of variable. Positive or negative correlation can be positive and negative. Based on the number of the variables studied. Simple variation जहां पे आपके पास there are only two variables. Multi जहां two से ज्यादा, more than two. अब जैसे मान लीजिए कि आपकी जो yield of the crop है वो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो आपके सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके सीड के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पे क्या हुआ, ये फैक्टर्स कौन से, मल्टी। मैं इसलिए आपको तैयार कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपल तो है, आपको बीकॉम लेवल पे है, लेकिन जितनी भी स्टडीज करनी होगी आपको बाद में रिसर्च में, तो वहां पे मल्टीपल लगेगा, वो एडवांस बात है। और उसके बाद वो कहते हैं पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है कि एक साइलेंट हो जाता है, दूसरा एक्टिव हो जाता है, तो ये और भी एडवांस बात है, लेकिन फिर भी आपको जस्ट एक नॉलेज देने के लिए कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहां पे हमारे पास सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल बहुत एडवांस बात है, टेक्निक है जिसमें कुछ साइलेंट हो जाते हैं फिर एक्टिव हो जाते हैं, एक कांस्टेंट रहता है फिर, तो वो। उसके बाद है बेस्ड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स, जिसको बोलते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। एक्चुअल में मैं आपको दोबारा से कहां ले जाना चाह रहा था, लीनियर और नॉन लीनियर में, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी। तो ये मैंने रिव्यू इसलिए किया क्योंकि मैं आपको दोबारा से यहां पे लीनियर और नॉन लीनियर का जो रिव्यू, और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव और सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन में, इस बेस के ऊपर हम कोरिलेशन के टाइप्स डिटरमाइन करते हैं। दीज आर सर्टन बेसिस, कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ओके, तो उसके बाद हम अब बात कर रहे थे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के हमने मेथड्स स्टडी कर रहे थे हम, और मेथड्स में हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ लिया था, ग्राफिक मेथड पढ़ लिया था। अब हम तैयारी कर रहे थे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन उससे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले, हमने आपको कोवेरियंस पढ़ाया था, क्योंकि कोवेरियंस के बाद ही नेक्स्ट स्टेज जो है आपकी वो कोरिलेशन की तरफ को मूव करती है। तो मुझे लगता है कि अब आई होप कि आपने कोवेरियंस को अंडरस्टैंड किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे, और अब आपने अच्छी तरह से उसको समझ लिया है। मतलब माय पॉइंट इज नाउ यू आर रेडी फॉर द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और साथ में अब हमने लीनियर रिलेशन की मैंने बात इसलिए करी थी क्योंकि आपको पता है कि हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हमने अजम्पशंस ली थी, जो मैंने आपको बताया था कि उसने कहा कि अगर ये अजम्पशंस के अंदर अगर आप काम करोगे तो मेरा जो मेथड है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिसमें पहला हमारे पास क्या था, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इसलिए मैं आपको लीनियर और नॉन लीनियर की बात कर रहा था। दूसरा मैंने अजम्पशंस कही थी आपको कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा वहां पे ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी में जो है वो मैं आपसे बात कर रहा था कि टू वेरिएबल्स आर अफेक्टेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेस। और वो जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज थे, मैं बस उन्हीं के लिए मैंने आपको किसकी कैलकुलेशन कराई, ये मल्टीपल लार्ज नंबर। अब हम तो क्या कर रहे थे, यहां पे आप सिर्फ क्या ले रहे थे, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होगा, ये जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। अब जैसे फसल है, क्रॉप है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आपकी सॉइल के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आपकी सीड के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आपके रेनफॉल के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। तो देखो कितने वेरिएबल्स हो गए, तो वो किस में आएंगे, मल्टीपल में आएंगे। पर बस मल्टीपल के बाद ही हमारा क्या चलेगा, पार्शियल चलता है कि अब इसको किसको आइसोलेट करना है, किसको नहीं करना है, वो आगे की बहुत एडवांस बात है, ठीक है जी। इसलिए मैंने आपको आज ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का भी रिव्यू दे दिया कि सिर्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, ये चीजें भी हैं। और आपके सिलेबस में सिर्फ अभी तक क्या है, सिर्फ सिंपल कोरिलेशन है, ठीक है जी। आगे एडवांस में जाएंगे तो मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन की बात होगी। ओके, तो अब आप कार्ल पियर्सन के लिए बिल्कुल अगर तैयार हैं तो चलिए जी, आज हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। तो देखिए यहां पे मैंने कहा कि दिस इज अ गिवन सेट ऑफ n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कौन कौन से पेयर है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सो ऑन सो फोर्थ xn yn, यूं लिख दिया मैंने। रिलेटिंग टू टू वेरिएबल्स x एंड y, x एंड y के जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें ये वैल्यूज आपके पास है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके सबके पेयर्स दे रखे हैं, n पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y डिनोटेड बाय द सिंबल r, ये तो सब पीछे वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था। डिफाइंड एज, ओके, r किसके बराबर होता है? अब देखिए ये पढ़ा है आपने सर, r जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y। अब आपको पढ़ना शुरू आ गया होगा, कोवेरियंस x एंड y डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल्स होंगे उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये x का मतलब जो है मैं कैसे करूंगा, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहां भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि कोवेरियंस x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका नहीं पता ना, इसलिए जो x लगाया ना ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये मैंने y जो है इस मुझे पता लग जाएगी कौन से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वेरिएबल, बात क्लियर है जी यहाँ पे। तो अब आपने अगर कोवेरियंस पढ़ रखा है तो कोवेरियंस को अगर मैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। भाई ये सिंपल सी बात है आपके पास। अब आप देखिए कि अगर किसी ने पीछे वाला चैप्टर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर जो है वो कैलकुलेट डिस्पर्सन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया वो पीछे के वीडियोस में जाकर के पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ें और तभी आप जो है वो कोरिलेशन की तरफ को आगे जा सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो लेक्चर्स हैं ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर करें और दूसरा स्किप कर जाएं और तीसरे में चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो आर का मतलब है सर ये पढ़ा है हमने कोवेरियंस एक्स वाई, तो देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेरिएबल। तो आपको ये अब ये एक्स और वाई का मीनिंग समझ आ गया कि ये क्यों लगाए गए हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये एक तरह से निशानी लगा दी कि ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये किसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, मैं को टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स की मैथमेटिक्स की तरह मैं आपको यूज नहीं कर रहा हूं। मैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रामीण परिवेश के भी हैं मैं उनको अभी ध्यान रख करके मैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ को, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसमें थोड़ी सी परेशानी झेलते हैं क्योंकि उन्होंने +1 +2 लेवल के ऊपर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता है, इसलिए हम उनकी ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक बात ओके। सो दिस एक्सप्रेशन, ये जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट फार्मूला। अब मैं सीधा ही बोलता कि जी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन व्हिच इज नोन एज पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट फार्मूला। तो आप क्या समझते हैं? तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट फार्मूला ये यहां से आया, प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक है जी, तो ये मेरा एक तरह से बेस मान लिया। अब आप ये समझ लीजिए कि आर, इसी से हम पता नहीं कार्ल पियर्सन के जो ऐसा होता है कि किस तरह का डेटा अवेलेबल है उसी तरह का हम ना फार्मूला क्रिएट कर देंगे। तो अब आपको आसान लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? क्योंकि आपने कोवेरियंस पढ़ रखा है। अगर कोवेरियंस नहीं पढ़ा हो, सीधा आपको बोला जाए कि ये लो जी फार्मूला और रट्टा लगाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो उससे मजा नहीं आता। तो आप हमारा तो फोकस है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आर का मतलब है कि कोवेरियंस के दोनों वेरिएबल जो है डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दो वेरिएबल्स हैं उनसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, अब ये जो मैं फार्मूला है ना, अब देखिए मैं आपके सामने ही इसको मैं एक्सपेंड करके बताऊंगा और देखना फार्मूले की शेप बदल जाएगी। आपको लगेगा अच्छा ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी फार्मूला हो सकता है, बस यही तो आपको सिखाना है। अब सबसे पहले आप बताओ, ये है कोवेरियंस एक्स वाई, आपने पढ़ा है, मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड करूंगा इस फार्मूले को। तो सबसे पहले मैं कोवेरियंस एक्स वाई को एक्सपेंड करूंगा। ठीक है जी, सो एक्सपेंडिंग द कोवेरियंस एक्स एंड वाई। कोवेरियंस एक्स एंड वाई क्या पढ़ा था जी? अब तो आपके माइंड में सर सिग्मा एक्स माइनस मीन, एक्चुअल मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस एक्चुअल मीन, या एक्स बार वाई बार, जो आपने पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। पर हम आपको यहां मीन ही पढ़ाएंगे, बार नहीं पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में बार बोल सकते हैं,
डिवाइडेड बाई एन, यही पढ़ा था जी हमने कोवेरियंस। कल हमने ये पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने इसी की तो प्रैक्टिस करवाई थी आपको। फिर सर हमने ये भी पढ़ा था कि x माइनस मीन जो है वो स्मॉल x होता है और y माइनस मीन जो है वो दैट इज आल्सो नोन एज स्मॉल y। तो विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। सर हाँ, ये भी पढ़ा है हमने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब उसके बाद हम अगर मैं इसी फार्मूले को दोबारा से लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखा जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया ना, इसको एक्सपेंड किया तो आ जाओ R इज इक्वल टू, मैं कोवेरियंस एक्स वाई की जगह क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ये देखो क्या लिख रहा हूं, ये सिग्मा एक्स माइनस मीन y माइनस मीन डिवाइडेड बाई n। बात क्लियर हुई जी आपको, नहीं हो रही है? देखो लो मैं अभी बना कर देता हूं। ये है ना कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई किसके बराबर होता है सर, इसके बराबर होता है। हाँ, तो कोवेरियंस एक्स वाई के बराबर मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा एक्स माइनस मीन, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। अब उसके बाद क्या था फार्मूला आपका, क्या था, ये था ना जी, कोवेरियंस को मैंने लिख दिया और ये किसके साथ डिवाइड होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखना जरा ये फार्मूला, इससे इसकी शक्ल मिल रही है सर, मिल रही है। तो कोवेरियंस एक्स वाई, तो आर किसके बराबर, ये देखो अब आर किसके बराबर हो गया, देखो ये फार्मूला सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ये देखो ये मिल गई शक्ल। तो अब आर जो है किसके बराबर हो गया, तो ये भी फार्मूला आपका किसके लिए हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। तो आपने देखना है वहां पे कौन सा फार्मूला कब लगेगा, क्योंकि कौन सा किस तरह का डेटा आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अगर आप ये बोले कि ये x माइनस मीन और y माइनस मीन जो है वो किसके बराबर होता है सर, वो स्मॉल x और स्मॉल y के बराबर भी होता है। तो मैं इस फार्मूले को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, R इज इक्वल टू सिग्मा ये x और ये y और डिवाइडेड बाई n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। लो जी, ये भी फार्मूला बन गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास कैसा डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपका फार्मूला, और फार्मूला कहां से चला हमारा, ये देखिए बेस से चल रहा है, हम उसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं और फार्मूले बनी जा रहे हैं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो फार्मूला है हमने सिर्फ अभी किसको एक्सपेंड किया, कोवेरियंस एक्स वाई को एक्सपेंड किया ना अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई रह गए। चलो अब इनको एक्सपेंड करते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको याद होगा हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल मीन से ले रहे हैं, अज्यूम्ड मीन से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं आपसे अब बात कर रहा हूं कि मैं एक्चुअल मीन से ले रहा हूं, कि मैंने एक्चुअल मीन से ही आपको कोवेरियंस की कैलकुलेशन बताई है। तब तो सर सिंपल है, वो तो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, बिल्कुल सही बात है। तो अब मैंने ये x किसके लिए यूज किया, बोलो ये किसके लिए यूज किया, सिर्फ x वेरिएबल के लिए। ये किसके लिए यूज किया, ये y वेरिएबल के लिए किया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x जो है वो किसके बराबर होता है सर, स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट, और यही उसके लिए यूज हुआ, अंडर द रूट सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये इसके लिए अप्लाई हुआ। ओके, तो अब हमने क्या किया कि इस फार्मूले में ये स्टैंडर्ड एक्स और स्टैंडर्ड वाई को यहां पे ला दिया। अब अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये सिग्मा एक्स वाई मैंने एज इट इज लिख दिया। अब एन, ये एन मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह फिल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही होता है ना जी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए अगर मैं अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिंगल एन आएगा ना, हाफ है ना, ये बात समझ रहे हो ना। ये देखो ना, अंडर रूट एन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एन, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये जो नीचे वाले हैं तो क्या आएगा मेरे पास, एन आएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एन आएगा ना। अब ये जब एन आएगा तो ये इस एन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये दोनों एन कट रहे हैं ना इसके साथ, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा।
तो जब ये n और n कट गया तो मेरे पास बचा क्या सर, मेरे पास बच गया अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। बस तो वही तो बात होगी। अब मेरा फार्मूला क्या बन गया, तो मेरा फार्मूला बन गया सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। आपको पता लग गया ना एन कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि अंडर रूट एन मल्टीप्लाइड बाय एन जो है किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। अगर एन के बराबर है तो ये दोनों का क्या बन गया एन, एन किससे कैंसिल हो गया इसके, तो बच क्या गया, ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, तो मैंने यहां लिख दिया। तो r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपका अल्टीमेटली सबसे छोटा फार्मूला है और इसी के ऊपर हम मूव करेंगे। अब कैसे आया, कई बार तो आपको क्या बोला जाता है, रट्टा मार लो, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये भी इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है अब आपको, मेरे को लगता है बातें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम ना रिग्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए वैसे लिख दिया कि ये भी एक फार्मूला होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। कुछ नहीं है, इसको आपने पढ़ा, हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था ना, जिसने नहीं पढ़ा भैया वो ज्योमेट्रिक मीन का वीडियो देख ले। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये b जो है ना कॉफिशिएंट होता है, b जो है कॉफिशिएंट है, ये x ऑन y बोलते हैं, इसको y ऑन x बोलते हैं। अभी आपको इसमें ये उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। रिग्रेशन में हम कोरिलेशन इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटली मैंने प्रिपेयर कर दिया कि ऐसे भी कैलकुलेशन होती है। तो अब आपको मैंने अभी जो फार्मूला आपको क्रिएट करके दिया वो किसके बेस के ऊपर दिया, वो दिया जी आपने एक्चुअल मीन के ऊपर। एक्चुअल मीन से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बताओ जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आप कितने फार्मूले बता दिए मैंने सर, ये भी है कोवेरियंस, कोवेरियंस हमें पता था और उसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड किया, हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया। फिर हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया, उसके बाद एक फार्मूला ये आ गया, उसको और कंडेंस किया तो फार्मूला ये आ गया। और ज्यादातर फार्मूला क्या चलता है, ये चलता है जब आपके पास एक्चुअल मीन मेथड होता है। यहां तक बात क्लियर है जी अब आपको? ओके, तो चलिए जी, कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम फार्मूला भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम पहले जो डेटा लेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज का लेंगे, फिर हम डिस्क्रीट की तरफ को चलेंगे, फिर हम कंटिन्यूस सीरीज की तरफ को चलेंगे, और साथ में आज हम एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट। लेकिन एक्चुअल मीन का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, बस इसी फार्मूले से हम अज्यूम्ड मीन का फार्मूला भी क्रिएट करेंगे, अगर आपका कंसेप्ट, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। ठीक है जी, बात यहां तक ओके। तो चलिए जी, अब हम अप्लाई करते हैं कार्ल पियर्सन का तो सबसे पहले हमारे पास ये है हमारा जो फार्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं। ये है, दिस इज द पॉपुलर नेम। तो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स है 1 2 3 4 5, वाई वेरिएबल है 10 20 30 50 40। अभी मैं आपको सिर्फ वेरिएबल के साथ चल रहा हूं, अगर मैंने कहीं रियल सिचुएशन दे दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसको हमें एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए अभी तक आपने उसकी तरफ को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मैं अब आपके साथ यहां पे जो कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो मैं आपके साथ स्टेप्स भी बता सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम जो एक्स वेरिएबल है उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी डेविएशन लेंगे। वी विल कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज, एंड दिस वुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स। याद है जी आपको? अच्छा, तो मैंने क्या किया, एक्स को लिखा, सिग्मा एक्स आ गया 15, और 15 के बाद मैंने कैलकुलेट कर दिया मीन। उसके बाद मैंने कैलकुलेट क्या कर दिया, उसका मीन, एक्चुअल मीन। तो सिग्मा एक्स कितना है मेरा 15, और मेरे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 5 है। 15 से 5 डिवाइड किया, मेरे पास 3 आ गया। मैंने क्या किया, x माइनस 3, यानी कि x माइनस एक्चुअल मीन। ठीक है जी। अच्छा, और उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स। कोवेरियंस में मैं आपको बताया।
तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 2 आ गया। इस तरह से आपको पता है कि अगर हम एक्चुअल मीन से लें तो सिग्मा एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब उसके बाद मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वायर दीज डेविएशंस एंड ऑब्टेन द टोटल दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। बिल्कुल मिलेगा जी। तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इस तरह से मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी, 10 आ गया। अब मैंने क्या किया, y वेरिएबल लिया, y के मैंने वेरिएबल्स के वैल्यूज लिखी 10 20 30 50 40। इसमें सिग्मा y कितना आ गया मेरा, 150 आ गया। ठीक है जी। अब मैं 150 में पहले मैं एक्चुअल मीन की तरफ को गया, सिग्मा y डिवाइड बाई n विच इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 30। अब मैंने 30 को कहां ले गया, यहां पे ले गया। उससे मैं क्या देखूंगा, डेविएशन। ये भी क्या आ गया मेरा, y माइनस y मीन एक्चुअल। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल y से। So it means that is y माइनस मीन में अपना 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 50 माइनस 30 20, 40 माइनस 30 प्लस 10 हो गया। सिग्मा y 0 के बराबर होगा। अब मेरे पास आ गया y स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर कितना होता है, 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का 0, 20 का 400। इस स्क्वायर करके हमारा जो आपके साइन है वो प्लस में हो जाते हैं। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो डेविएशंस आपके पास आती हैं, वी मल्टीप्लाई द डेविएशन ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ एक्स सीरीज बाय द रिस्पेक्टिव डेविएशन ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ द वाई सीरीज। ठीक है जी, रिस्पेक्टिव। और देन वी विल ऑब्टेन द सिग्मा एक्स वाई 90। इसका मतलब मैं, अब देखिए ये x को -2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -20 के साथ रिस्पेक्टिव। कितना आ गया 40, -1 को -10 से 10, 0 का 0, 1 इंटू 20 20, और 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। सिग्मा एक्स वाई मेरे पास आ गया 90। ओके, और अभी अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा सर, अभी अभी हमने जो एक कंडेंस करके जो फार्मूला निकाला था एक्चुअल मीन में, वो था r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले को देख करके तो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करी। तो आपने फार्मूला देखा ना, उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो अब बताइए सिग्मा एक्स वाई किसके बराबर है सर, 90 के बराबर है। तो 90 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 10, और सिग्मा वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1000। 10 इंटू 1000 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 90 ओवर 10,000 का अंडर रूट, और 10,000 का अंडर रूट यू नो बेटर दैट इज 100। तो 90 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू प्लस 0.9। बताना जी जरा मुझे, पॉइंट जो आपका 0.9 का जो डेविएशन है वो कहां जैसे आया। लो जी, अब आपको पास वो समरी जो पड़ी है आपने पता नहीं कहां रखी है, मैं संभाल के रखता हूं। ये देखिए यहां आया जी ये 0.90। अगर 0.90 जरा किस में है ये सर, ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन में है। मैं तो कहता हूं वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा जब इधर को मूव करेगा। तो मेरी इंटरप्रिटेशन क्या हुई, सो इंटरप्रिटेशन इज देयर एग्जिस्ट ए हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जो समरी का आपका जो टेबल है वो आपको इंटरप्रिटेशन में काम करेगा। अब मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हमने एक्चुअल मीन से कैलकुलेशन करनी है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के मेथड से कैसे लगा सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप लर्न करेंगे। ओके, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब मैं चलूंगा अज्यूम्ड मीन की तरफ को। ठीक है जी, लेकिन अज्यूम्ड मीन की कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको फार्मूला क्रिएट करके दूंगा। अब हमारे पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर जिसने नहीं अज्यूम्ड मीन पढ़ा है तो वो मीन मीडियन मोड में दोबारा से जा सकता है और वहां पे आप देख सकते हैं कि अज्यूम्ड मीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आपके पास दोबारा से मैं उस फार्मूला जो है हमारा वो दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए जी, फार्मूला मेरा ये था, क्या था, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यानी कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेरिएबल। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही कहा जी आपने। तो अब हम क्या करेंगे,
अगर हम इस फार्मूले को जब हमने नरेट किया था तो नरेट करके हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो एक तरह से क्या आ गया था, ये फार्मूला भी हमारे पास आ गया था कि R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो चलिए फिर यहीं से अगर शुरुआत करनी है तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं, इस फार्मूले से शुरुआत कर देते हैं। अब ऊपर वाला फार्मूला देखा आपने, ये देखा, तो वहीं से हम यहां पहुंचे थे। ओके, अब ये किससे था, एक्चुअल मीन से था ना, ये एक्चुअल मीन से था ना, ये देखिए एक्चुअल मीन से था। अब हम किससे चल रहे हैं, अज्यूम्ड मीन से। आपको पता है कि वहां अज्यूम्ड मीन से भी हम कैलकुलेशन जब करते थे तो वहां भी हम क्या करते थे, अगर मीन कैलकुलेट करना होता था तो क्या करते थे, सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि ये किसके लिए था, एडजस्टमेंट के लिए होता था ना, जो अज्यूम्ड मीन था। अगर ये 40 है तो यहां से वो प्लस और माइनस आ जाता था और उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट होकर के आपके पास एक्चुअल मीन आ जाता था। बस वो एक तरह से वही लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई किसके बराबर होता है, एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन विच इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं अज्यूम मीन ले लूं तो फिर मेरा जो डेविएशन आएगा वो क्या होता था, सर हमने पढ़ा था x माइनस ए इज इक्वल टू डी, और यहां भी क्या पढ़ा था सर हमने, यहां भी यहां पढ़ा था x माइनस ए इज इक्वल टू डी। ठीक है, लेकिन सर ये भी डी है ये भी डी है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये x वेरिएबल का डेविएशन है और y वेरिएबल का डेविएशन है। बस यही तो आसान है। अगर वो x वेरिएबल का तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा, और y का होगा तो मैं उसके साथ y लगा दूंगा, तो dx dy बन गया। तो समझ गए जी y x और y का लॉजिक क्या है, d वही है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो अब आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि मैंने मीन की जगह क्या लगा दिया, a का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। तो x माइनस अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, dx। क्लियर है जी बात। उसके बाद x माइनस अज्यूम्ड मीन किसका, y वेरिएबल का, जो मैंने y माइनस अब y माइनस ए कर दिया तो क्या बन गया मेरा, dy बन गया। दिस इज अ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ऑफ y वेरिएबल। इतनी बात क्लियर है। ओके, अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको याद होगा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर अज्यूम्ड मीन से जब हमने कैलकुलेट किया था तो, और इंडिविजुअल सीरी में, तो हमारा फार्मूला क्या था, सर यही था सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, इसके बराबर। अब ये x कहां से आया, वैसे तो आपके पास वहां क्या फार्मूला था, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये माइनस और प्लस क्या, ये बस ये वाला देखो ना आप, क्योंकि a के साथ क्या करते हैं आप, एडजस्टमेंट करते थे, हम भी तो वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसी तरह से y के पास क्या आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। सर ये तो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला आपको क्रिएट करके दिया था। ये भी बात क्लियर होगी जी। ओके, अब मेरा फार्मूला क्या था जो हमने पीछे लिया अभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, जो हमने एक्चुअल मीन से था, वो था r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। बिल्कुल सही है। ओके, तो अब मैं सिग्मा एक्स वाई अब मैं किससे ले रहा हूं, अज्यूम्ड मीन से। अगर मैं अज्यूम्ड मीन से लूंगा ना तो मेरे पास क्या होता है, dx dy होता है। तो वही तो है लिया मैंने, क्या किया, दोनों का ये जो a ले रहे थे एक तरह से, वही सिग्मा dx dy जो मैं यहां ले रहा था, ये देखो ये लिया ना, यहां था dx dy लिया ना, यहां क्या था, सिग्मा एक्स वाई था। तभी तो मैंने आपको बताया एक्चुअल मीन से अज्यूम्ड मीन से यही तो फर्क है। तो मैंने भी क्या किया, इसको डी सिग्मा, जो आपने सिग्मा एक्स वाई लिखा था उसके साथ मैंने सिग्मा डी एक्स डी वाई लिख दिया, माइनस एडजस्टमेंट के लिए, तो एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया जी आपके पास सिग्मा एक्स वाई की वजह से। अब हमारे पास एन आया, एन मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x किसके बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन x जो है इसके बराबर होता है जी, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। उस तरह से y किसके बराबर होता है, क्योंकि ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन y किसके बराबर होता है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी वाई का डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट करी। मैं आपको बता रहा हूं कि अज्यूम्ड मीन में फार्मूला रट्टा नहीं है, क्रिएट करने का कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब आइए दोबारा से यहां पे।
अब मैंने क्या किया, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन एज इट इज उतार दिया। अब यहां आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या करूं सॉल्व करने के लिए, देखिए यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट एन आधा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि अब एन स्क्वायर है ना मेरे पास, अगर एन स्क्वायर है ये एन स्क्वायर, लेकिन यहां पे ये एन स्क्वायर है और ये मेरा एन है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक एन बच जाएगा, क्योंकि एन एक तरह से ये लो एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन आ गया ना मेरे पास। ठीक है जी, लेकिन एन इंटू एन जो है वो एन स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। तो ये एन किससे कट गया, एन से कट गया, मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, एक एन बच गया। ठीक है, अगर ये एक एन बच गया तो मेरे पास क्या रह गया, आपके पास रह गया सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि ये वाला एन तो इसके एन, ये वाला एन जो है वो इसके एन के साथ कट गया। और यहां से मेरे पास क्या रह गया, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर ऊपर वाला रह गया और नीचे वाला सिर्फ एन रह गया, क्योंकि वो तो मैंने सॉल्व कर दिया था। उसी तरह से मेरे पास क्या हो गया, यहां का जो एन है वो भी किसके साथ, यहां इसके साथ कट गया, तो मेरे पास भी क्या रह गया, सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो ये सॉल्व करके मेरे पास ये बच गया। अगर तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया है। और अब ये टिप्स पे होना चाहिए कि सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। लॉजिक आपको पता है, क्योंकि क्रैम करती बार अगर कहीं आपको परेशानी होती है, वैसे तो क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है डेविएशन देखना है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एक्स का, ये वाई का है, और ये आपके पास जो है वो सिग्मा एक्स वाई का फार्मूला है। अब कई बुक्स में आपको फार्मूला ऐसे भी मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा, अरे सिंपल है, देखिए अगर मैं इस n को यहां ले जाऊं तो इससे मल्टीप्लाई करके तो मेरा 1/n खत्म हो गया बस। तो क्या हो गया, अगर मैं n को यहां ले गया तो मेरे पास क्या हो गया, n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, ये एज इट इज रह गया। उसी तरह से अब आपके पास ये जो n है इसको भी मैं कहां ले गया, यहां ले गया, तो मेरे पास क्या रह गया, n सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। इस n को मैं यहां ले जाऊं तो n सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। लो जी, एक और फार्मूला तैयार हो गया। मर्जी आपकी है, ये लगाओ चाहे ये लगाओ। अब अगर आपके पास फार्मूला हो गया हो तो मैं इसकी एप्लीकेशन करता हूं। तो अब मुझे लगता है कि हम कहां से चले थे सर, हम तो चले थे यहां से सिग्मा एक्स वाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और ये था एक्चुअल मीन से हम कहां पहुंच गए, अज्यूम्ड मीन से हम यहां पे पहुंच गए हैं। और अज्यूम्ड मीन के फार्मूले अब हमें टिप्स पे हो गए हैं कि ये कैसे हो गए। तो चलिए जी अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। क्या है जी क्वेश्चन, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने क्वेश्चन सेम लिया है क्योंकि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आसानी रहे कि आंसर जो है सबका सेम आ रहा है, नहीं तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं इसका आंसर इस मेथड से कहीं आंसर डिफरेंट तो नहीं होता। तो एक आदि एडवांटेज और ये जो मेरिट और डीमेरिट्स का जो एक पॉइंट होता है वो इसी से क्लियर हो जाता है। ओके, x 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 10 20 30 50 40, यही क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि लेट अस अज्यूम्ड मीन ऑफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 40 ले लिया हमने। आपकी इच्छा है, आपकी लैब है, आप 5 भी ले लो 6 भी ले लो, 3 मत लेना क्योंकि वो एक्चुअल मीन हो जाएगा। तो फिर एक्चुअल मीन में फार्मूला चाहे आप ये भी लगा लेंगे लेकिन फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, x माइनस a किया ना, x माइनस a, क्योंकि ये क्या है a है और ये भी क्या है a है। तो x माइनस a किसके बराबर होता है, dx के बराबर होता है। सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, 4 इंटू 4 0, 5 माइनस 4 क्या हो गया मेरा, प्लस 1 हो गया। तो मेरा सिग्मा डी एक्स जो है वो माइनस 5 के हो गया। अब मैंने क्या किया, डी स्क्वायर एक्स कर दिया कि x तो सिर्फ
देखो इसका स्क्वायर नहीं होता क्योंकि डी स्क्वायर का है, एक्स तो सिग्निफाई कर रहा है ना कि मैं एक्स वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15। 9 प्लस 4 13 14 एंड 15। y 10 20 30 50 एंड 40। और आपके पास y माइनस ए assumed mean which is known as dy, क्योंकि मैं y वेरिएबल ले रहा हूं इसलिए मैंने y माइनस 40 से 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 40 0, सिग्मा dy इज इक्वल टू माइनस 50। डी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 900, 400, 100, 100, 0, सिग्मा डी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1500, 9 प्लस 4 13 14 एंड 15, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स मेरा -3, डी वाई मेरा -30, -3 इंटू -30 90, 2 इंटू 20 40, 1 इंटू 10 10 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1 का 0 से 0 हो गया, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई जो है मेरा 90 प्लस 40 30 प्लस 1 10 जो है मेरा 140 हो गया। और नंबर ऑफ पेयर्स मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एन का मतलब होता है पेयर्स विच इज इक्वल टू 5। यहां तक अब आपको अगर क्लियर है तो मेरा फार्मूला जो था हमने जो क्रिएट किया था सर, वो तो फार्मूला हमारा, मैं तो जनरली ये वाला फार्मूला लगाता हूं, ये आपकी इच्छा है, जब मर्जी लगाइए। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये गलती मत कर लेना कि इसको भी स्क्वायर मत कर देना। सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। ये फार्मूला हमने क्रिएट करके रखा है। ओके, अगर क्रिएट करके रखा है तो ये फार्मूला है हमारे पास। अगर ये फार्मूला है हमारा तो आ जाइए, लेट अस पुट द वैल्यूज। अब बताइए सिग्मा डी एक्स डी वाई किसके बराबर है सर, 140। लो जी 140 लिख दिया। माइनस सिग्मा डी एक्स किसके बराबर है, -5 लिख दिया। सिग्मा डी वाई किसके बराबर है, -50 के बराबर लिख दिया। एन कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स हैं 5 हैं, लिख दिया। उसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 15 है, 15 माइनस, उसके बाद सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन है, तो -5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 है। उसके बाद मेरा 1500 जो है मेरा सिग्मा डी स्क्वायर वाई है, माइनस उसके बाद मेरा सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर -50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 50, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दी, आइए सॉल्व करते हैं इसको। 140 माइनस, क्योंकि -5 इंटू -50 कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस 250 डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद यहाँ पे 5 से 5 5 जा 25, 25 से 5 से डिवाइड करूं तो 5 बच गया, तो 15 माइनस 5 5। उसके बाद है मेरा यहाँ पे 1500 माइनस 50 का स्क्वायर हो गया 2500, और 2500 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बच गया 500, तो 1500 माइनस 500। यहाँ मेरा 140, ये 50, 140 माइनस 50 डिवाइड बाई 10 का अंडर रूट, और ये 1000 का अंडर रूट। आपकी मर्जी है, अगर आप 10,000 का अंडर रूट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी एक ही बात है, और अगर आप अलग अलग से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी एक ही बात है। 140 माइनस 50 कितना हो गया जी, 90, 10 का अंडर रूट 3.1623। मैंने जानबूझ करके ऐसा किया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दूसरी तरह से कर लीजिएगा। और 1000 का अंडर रूट कितना है, 31.623। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 के बराबर होते हैं, तो 90/100 हो गया मेरे पास यहाँ पे। अगर 90/100 है तो ये वैल्यू कितनी आ गई, विच इज इक्वल टू प्लस 0.9। और आपका जो समरी चार्ट है वो दोबारा से आपका समरी चार्ट क्या बोल रहा है सर, समरी चार्ट दोबारा हम यहीं पहुंच गए जो आपने एक्चुअल मीन से बताया था। तो एक्चुअल मीन से जब बताया था तो दिस इज अगेन ए हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अब बताइए आप, अगर आप एक्चुअल मीन से चलते हैं या अज्यूम्ड मीन से चलते हैं तो भी आपका आंसर क्या है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई होप कि अब आप क्या करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल मीन से भी और अज्यूम्ड मीन से भी। और कौन सी सीरीज थी ये, इंडिविजुअल सीरीज थी, क्योंकि अब इससे जो क्वेश्चन है वो इससे एडवांस क्वेश्चन होता है एग्जाम में। और तो एडवांस क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले क्या होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। और इसलिए हम जो तैयारी आपकी करवा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से हम जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपल प्रॉब्लम से आपको कहां ले जा रहे हैं, टफ प्रॉब्लम की तरफ को लेके जाएंगे। अब कल हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पहले डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, जहां पे हम डेविएशन लेंगे नहीं, हम आपको एक नया फार्मूला आपको बताएंगे।
और उसके बाद जो है हम फिर चलेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये वाली जो आपके पास मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन बताया ये क्या है, सिर्फ जो है वो यूनिवेरिएट है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में वो मैक्सिमम बाइवेरिएट से होता है, और बाइवेरिएट में भी किससे होता है, अज्यूम्ड मीन से होता है। जब अज्यूम्ड मीन से होता है तो कुछ फार्मूला हमने क्रिएट कर रखा है, अगर क्रिएट कर रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको लर्न करिए, फिर हम आगे जो है इस मेथड के एडवांस स्टेज की तरफ को मूव करेंगे।